हेलो। आज हम बात करेंगे शेक्सपियर के प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। आज इसकी समरी बताऊंगी, वो भी हिंदी में, जिससे सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम इसकी स्टोरी आरंभ करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं वेनिस शहर में, इटली के वेनिस में। तो वेनिस में एक व्यापारी रहता था, बहुत मालदार व्यापारी था। उसका नाम एंटोनियो था। उसका एक मित्र था वैशनियो। तो एंटोनियो और वैशनियो दोनों वेनिस शहर में रहते थे। उनका बहुत अच्छा व्यापार था। एंटोनियो के जहाज माल लेने के लिए गए हुए थे, वापस ही आने वाले थे माल लेकर के। वहीं उसी शहर में एक यहूदी रहता था जिसका नाम साइलोक था। साइलोक लोगों को ब्याज पर पैसे देता और फिर उनसे मनमाने ढंग से वसूल करता था। वो बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था। उसके हृदय में दया नाम मात्र को भी नहीं थी। ऐसे समय में ही और वो एंटोनियो से बहुत अधिक घृणा करता था, क्योंकि एंटोनियो लोगों को उसके चंगुल से बचा लेता था और ब्याज देता था। एंटोनियो एक क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन कभी ब्याज पर पैसे नहीं देते, तो वो लोगों को ऐसे ही पैसे दे देता था और बाद में अपने पैसे वापस ले लेता था। जबकि साइलोक लोगों को ब्याज पर पैसे देता था और इसीलिए वो एंटोनियो से चिढ़ता था। एक बार बेसेनियो भी एक नोबल फैमिली को बिलोंग करता था। उसका परिवार अच्छा था, लेकिन उसके खर्चों के कारण खर्च उसके अधिक थे। सही तरह से वो रहता था, इसलिए उसकी पैतृक संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। उसे जब भी पैसों की आवश्यकता होती, धन की आवश्यकता होती, वो एंटोनियो के पास चला जाता। एंटोनियो का वो घनिष्ठ मित्र था, इसलिए एंटोनियो उसे हमेशा धन से सहायता उसकी कर देता। उसे वैशनियो को पोर्सिया से विवाह करना था। पोर्सिया इस प्ले की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। पोर्सिया में मेल और फीमेल दोनों के गुण हैं। वो मेल्स की तरह मजबूत है और फीमेल की तरह कोमल भी है। तो पोर्सिया बहुत धनी परिवार से बिलोंग करती है। उसके पिता की डेथ हो चुकी है। बेसेनियो जो पोर्सिया के घर आता जाता था उसके पिता के समय, वो पोर्सिया को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं है। तो वो धन की व्यवस्था करने के लिए एंटोनियो के पास जाता है। एंटोनियो से जब वो धन मांगता है तो एंटोनियो कहता है, मेरे पास अभी धन नहीं है, मेरे जहाज माल लेकर के आने वाले हैं। हम ऐसा करते हैं, साइलोक के पास चलते हैं, उससे धन ले लेते हैं। वो दोनों मित्र साइलोक के पास जाते हैं और साइलोक उन्हें धन देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि यदि एंटोनियो 3 महीने के अंदर मेरा धन वापस नहीं करेगा तो मैं उसके शरीर से 1 पौंड मांस निकाल लूँगा, और वो मांस भी मैं उसके शरीर के हृदय के पास से निकालूंगा। एंटोनियो को पता है कि उसके जहाज जल्दी ही वापस आने वाले हैं माल लेकर के, और वो थोड़े ही दिनों में उसके पैसे वापस कर देगा, इसलिए वो बॉन्ड पर साइन कर देता है। एग्रीमेंट उनका हो जाता है, धन मिल जाता है, जिस धन को लेकर के बेसेनियो अपने मित्र के साथ पोर्सिया के पास जाता है। पोर्सिया के पिता ने उसकी शादी के लिए शर्त रखी हुई थी। उसने 3 कास्केट रखे थे, उनमें से जो उसकी पसंद का, जो वो चाहता था, वो कास्केट जो भी व्यक्ति चुनेगा उसी से पोर्सिया की शादी हो गई। ये पोर्सिया के पास पहुंचते हैं। वहाँ और भी बहुत से लोग आए हुए रहते हैं पोर्सिया से विवाह करने के इच्छुक। पोर्सिया उन सबको अपनी नौकरानी जेसिका के द्वारा मना करवा देती है। उसके बाद वो बेसेनियो को अपने पिता की शर्त बताती है। बेसेनियो उसी कास्केट को चुनता है जिसे उसका पिता चाहता था। इस तरह बेसेनियो और पोर्सिया की शादी हो जाती है। इसके साथ साथ ही बेसेनियो के नौकर ग्रेसेनियो और पोर्सिया की नौकरानी नेरेसा का भी विवाह हो जाता है। ये दोनों दंपत्ति सुखी पूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। उधर एंटोनियो के जहाज जो माल लेकर के आने वाले थे वो रास्ता भटक जाते हैं और खो जाते हैं। एंटोनियो के पास धन नहीं रहता। धीरे धीरे कर्ज लेने की जो वापस करने की सीमा थी 3 महीने, वो बीत जाती है और साइलोक एंटोनियो को कोर्ट में ले जाता है। वहाँ एंटोनियो साइलोक से कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा है मैं अपने मित्र से मिल लूँ। इसलिए साइलोक अपने एक सेवक को बेसेनियो के पास भेजता है। बेसेनियो के पास जब वो सेवक पहुंचता है तो बेसेनियो
एंटोनियो का पत्र पढ़ता है और बहुत अधिक दुखी हो जाता है। जब पोर्शिया उससे दुख का कारण पूछती है तो वो उसे पूरी कहानी बता देता है कि किस तरह उसने एंटोनियो के द्वारा साइलोक से धन लिया था और साइलोक ने एंटोनियो से बॉन्ड भरवा लिया है कि वो उसके मांस का 1 पौंड लेगा, उसके शरीर का मांस। पोर्शिया साइलोक को बहुत सा धन देकर एंटोनियो को बचाने के लिए वेनिस जाने को कहती है और उससे कहती है कि वो 6 गुना धन दे करके अपने मित्र की जान बचाए। उधर ग्रेसेनियो और वेसेनियो वेनिस के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इधर पोर्शिया भी जल्दी से नेरेसा के साथ पुरुष वेश धारण करके वेनिस के लिए रवाना हो जाती है। सभी लोग वेनिस पहुंचते हैं। वहां दरबार लगा हुआ है। कोर्ट में जज हैं जो बैठे हुए हियरिंग कर रहे हैं। साइलोक अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि उसे एंटोनियो के हृदय के पास से 1 पौंड मांस चाहिए। इतने ही वेसेनियो अपने नौकर के साथ वहाँ पहुँचता है। वो उसे 6 गुना धन देने की पेशकश करता है, लेकिन साइलोक उस धन को लेने से मना कर देता है। उसे तो एंटोनियो से घृणा थी और अपना बदला लेना था, तो वो एंटोनियो के हृदय के पास से 1 पौंड मांस लेने की जिद पर अड़ जाता है। इसी समय पोर्शिया नेरेसा को अपना दूत बनाकर कोर्ट में भेजती है। जज तुरंत पोर्शिया को बुला लेते हैं। पोर्शिया वहाँ एंटोनियो की तरफ से वकालत करती है और जो मर्सी पोएम है वो पोर्शिया की स्पीच है। वो पोर्शिया दया के ऊपर साइलोक को बहुत बड़ा भाषण देती है जिससे साइलोक प्रभावित हो जाए, लेकिन साइलोक के ऊपर कोई असर नहीं आता। वो पोर्शिया से मना कर देता है कि वो किसी को भी के ऊपर दया नहीं दिखाएगा, उसे तो एंटोनियो का मांस चाहिए। पोर्शिया कहती है ठीक है, तो तुम अपना चाकू तेज करो और एंटोनियो के शरीर से 1 पौंड मांस ले लो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि खून की एक बूंद भी निकलनी नहीं चाहिए। एंड साइलोक ये सुन करके सन रह जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। तो पोर्शिया कहती है कि इसमें बॉन्ड में ये लिखा हुआ नहीं है कि खून भी साथ निकलेगा, इसमें लिखा हुआ है कि 1 पौंड मांस लेना आपको, तो 1 पौंड मांस लीजिए और 1 पौंड से ना ज़्यादा हो और ना कम हो मांस, और खून की एक बूंद भी नहीं निकले। उसके बाद पोर्शिया अपनी आर्गूमेंट, अपनी बहस को जारी रखती है और कहती है कि वेनिस में कानून है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर से मांस नहीं लिया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को हम मार नहीं सकते। इसलिए साइलोक को जज से वो प्रार्थना करती है कि साइलोक की संपत्ति जब्त कर ली जाए और आधी संपत्ति राज्य को दे दी जाए तथा बाकी संपत्ति एंटोनियो को दे दी जाए। एंटोनियो से पोर्शिया कहती है कि अब एंटोनियो इसका फैसला करेगा कि साइलोक की संपत्ति का क्या किया जाए। एंटोनियो साइलोक से कहता है कि तुम्हारी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, आधी संपत्ति राज्य को दे दी जाए और आधी संपत्ति साइलोक की पुत्री जेसिका को दे दी जाए। जेसिका साइलोक की पुत्री है और वो एक क्रिश्चियन लोरेंजो से विवाह करना चाहती है, क्योंकि साइलोक क्रिश्चियन लोगों से घृणा करता है। इसलिए जेसिका कुछ पैसे लेकर के, कुछ सामान लेकर के लोरेंजो के साथ घर से चली जाती है। तो एंटोनियो कहता है कि उन्हें सम्मान के साथ बुला करके जेसिका और लोरेंजो को आधी संपत्ति दे दी जाए, आधी संपत्ति कोर्ट में दे दी जाए। साइलोक इस बात से बहुत दुखी हो जाता है और वो कोर्ट से बहाना बना करके चला जाता है कि उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बाद में वो बॉन्ड पर साइन कर देगा, उसके घर बॉन्ड भेज दिया जाए। कागज़ बन के साइलोक के घर जाती हैं। साइलोक उन पर हस्ताक्षर कर देता है। पोर्शिया एंटोनियो से अपनी वकालत की फ़ीस के रूप में अंगूठी मांगती है। पोर्शिया वेसेनियो से अपनी वकालत की फ़ीस के रूप में अंगूठी मांगती है, जो वेसेनियो की पत्नी ने पोर्शिया ने उसे दी थी। यहाँ पोर्शिया पुरुष वेश में है, इसलिए वेसेनियो उसे पहचान नहीं पाता और वो अंगूठी देने से इनकार करता है, लेकिन अंत में आकर उसे मजबूरी में अंगूठी देनी पड़ती है। पोर्शिया और नेरेसा जल्दी से अपने घोड़ों पर सवार होकर के अपने घर चली जाती हैं और उसके बाद अपना पुरुष वेश उतार करके अपने असली स्त्री वेश में आ जाती हैं। जब वो स्त्री वेश में आती हैं, ठीक उसी समय वेसेनियो, एंटोनियो और ग्रेसेनियो वहाँ उपस्थित होते हैं, आ जाते हैं। पोर्शिया अपनी अंगूठी वेसेनियो के उंगली में ना देख करके कहती कि वो अंगूठी कहाँ गई, तो वेसेनियो उससे बताता है। पोर्शिया अंगूठी ला करके देती है। वेसेनियो कहता है ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो पोर्शिया पूरी कहानी बताती है कि वो वकील में ही थी।
इस तरह उनके जीवन में खुशियाँ छा जाती हैं। ठीक उसी समय समाचार आता है कि एंटोनियो के जो जहाज रास्ता भटक गए थे वो वापस आ गए हैं। सभी लोग मिलकर के खुशी मनाते हैं।